सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या आप सभी तैयार एक नए पाठ को पढ़ने के लिए? बहुत अच्छे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 13 जिसका नाम है वाक्य विचार यानी कि सिंटैक्स। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले इसकी परिभाषा। ठीक है, तो वाक्य की परिभाषा देखो, विचार को पूर्णता और स्पष्टता से प्रकट करने वाला सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। यानी कि बच्चों यहाँ पे शब्दों का समूह बनने वाला जो कि सार्थक होगा। ठीक है, यानी कि अर्थ प्रकट करेगा। सामान्य शब्दों में शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो जैसे कि सीता मधुर स्वर में गाती है, श्रमिक सदा परिश्रम करता है। तो बच्चों इन दोनों का हमें अर्थ समझ में आ रहा है क्योंकि ये सार्थक है। ठीक है, अब देखिए वाक्य के अंग। तो बच्चों इसके दो हैं, उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट और दूसरा बच्चों विधेय यानी कि प्रेडिकेट। ठीक है, देख तो बच्चों यहाँ पे रचना की दृष्टि से वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से बच्चों? पहले देखिए यहाँ पे उद्देश्य। ठीक है, तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात वाक्य में क्रिया का कर्ता उद्देश्य होता है तथा उसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम की तरह होता है। ठीक है, जो यानी कि बच्चों जो कर्ता होता है उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों मोहन हल चला रहा है। ठीक है, तो यहाँ चला रहा है, क्रिया का कर्ता मोहन है। ठीक है, अतः मोहन उद्देश्य है। देखा आपने। अब दूसरा देखो विधेय। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, अर्थात वाक्य में क्रिया और उसके पूरक विधेय कहलाते हैं। जैसे मोहन हल चला रहा है, तो यहाँ उद्देश्य मोहन, ठीक है, के विषय में कहा गया है कि हल चला रहा है। ठीक है, अतः यह वाक्यांश विधेय है। तो देख रहे हैं, यानी कि कर्ता को हटा दो, बाकी सारी बात जो उसके बारे में कही जाती है वो होता है हमारा विधेय। ठीक है, आप देखिए वाक्यांश, जो वाक्य पूरा अर्थ प्रकट नहीं करता है वह वाक्यांश कहलाता है। जैसे कि बच्चों काम जानने वाला, इस वाक्य में प्रयुक्त तीनों शब्दों का अर्थ तो प्रकट होता है, किंतु उनसे देखो बच्चों किंतु इनसे बने वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, अतः यह वाक्यांश की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों उद्देश्य का विस्तार। ठीक है, तो वाक्य में उद्देश्य का परिचय देने वाले अन्य शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला शब्द घोड़े की विशेषता प्रकट कर रहा है, अतः यह शब्द उद्देश्य का विस्तारक शब्द है। ठीक है, फिर उद्देश्य का विस्तार विशेषण, संबंध कारक और वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त शब्दों से होता है। देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या दूसरा, अब देखो यहाँ पे पहले दिया विशेषण से। ठीक है, तो सुंदर फूल सबको अच्छा लगता है। ठीक है, अब दूसरा देखो वहां पे संबंध कारक से कैसे होगा, बंदरों के झुंड ने ग्वाले को घेर लिया। और तीसरा है वाक्यांश से बच्चों, तो रोटी बनाने वाला रसोइया मिल गया। ठीक है, तो बच्चों ये है। अब देखिए विधेय का विस्तार। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मूल विधेय के पूरक शब्द विधेय के विस्तार शब्द कहलाते हैं। जैसे कि गीता अच्छी पुस्तकें पढ़ती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो गीता तो उद्देश्य है ना। अच्छा, अच्छी, इसमें देखो अच्छी क्या है, कर्म का विस्तार है। ये पुस्तकें क्या है, ये कर्म है, पढ़ती है ये क्रिया यानी कि ये विधेय है। ठीक है, समझ गए। अब देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है बच्चों यहाँ पे विधानवाचक वाक्य। ठीक है, तो जिस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना या बात का होना पाया जाए उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि बच्चों कह देखिए, सुरेखा पत्र लिख रही है। ठीक है, तो ये काम का करना है, जबकि पृथ्वी गोल है ये बात का होना है ना। तो ये दोनों में अंतर है। दूसरा देखो बच्चों निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य से किसी कार्य के निषेध का बोध हो यानी कि ना करने का। ठीक है, उसे हम कहते हैं। जैसे कि बच्चों उसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, मैं किसी से शत्रुता नहीं रखना चाहता। ठीक है, तो ये इसमें है जो, ठीक है, निषेध का। अब तीसरा देखो आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश देने का बोध हो यथा। देखिए जैसे कि बच्चों का है, मानव उठ, मानव को भुजा पसार भेंट ले। ठीक है, समझ आया। अब देखिए यहाँ पे आवश्यकता इस बात की है कि हम ठीक से देखें, ठीक से सुने, है ना। और देखो क्या है, मुझे एक काम दो, ये क्या दिया, इसमें आदेश दिया जा रहा है। फिर अगला है यहाँ शोर मत करो। ठीक है, अब चौथा देखो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो यथा। देखो जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे, क्या मानव के चरण चंद्र तल को स्पर्श कर चुके हैं। तो बच्चों इसमें प्रश्न किया जा रहा है। अब क्या सुरेश ने पत्र लिखा है, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया। तो बच्चों इन तीनों में प्रश्न किया जा रहा है ना। अच्छा, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, तो जिस वाक्य से इच्छा अथवा आशीर्वाद के भाव का बोध हो। ठीक है, यथा जैसे कि बच्चों ईश्वर करे तुम जीवन भर फूलते फलते रहो, है ना। तो बच्चों इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है। अब देखो भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। ठीक है, एक नए आलोक से राष्ट्र जगमगा उठे। ठीक है, ये सारी के बच्चों यहाँ पे इच्छाएं जताई जा रही हैं और कुछ आशीर्वाद दिया जा रहा है। अच्छा, देखिए संदेहवाचक, छठा बच्चों संदेहार्थक वाक्य। ठीक है, तो जिस वाक्य से संदेह अथवा संभावना का बोध हो उसे हम कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि सविता मुझे भूल चुकी होगी, है ना।
फिर शायद आज वर्षा होगी, श्रेयांश तो हमें भूल चुका होगा। ठीक है, तो बच्चों ये इसमें यहाँ पे क्या किया जा रहा है, संदेह दर्शाया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे 7 पर संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि क्या देखिए यहाँ पे, अगर देखो, अगर रमेश पढ़ता तो पास हो जाता है ना, यदि तुम मेहनत करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। फिर देखिए 8वां विस्मयादि वाचक वाक्य। ठीक है, तो जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, घृणा आदि वाक्य के भाव का प्रकट हो तो बच्चों से हम कहते हैं, देखो जैसे कि अरे क्या कहा, वह परलोक सुधार गया। ठीक है, फिर देखो आहा कैसा सुहावना मौसम है। ठीक है, फिर वाह हर्ष गीत गा रहा है। ठीक है, तो बच्चों देख रहे हैं इन सभी में हमने क्या देखा, विस्मय देखा, है ना। अब देखो बच्चों आता है रचना के आधार, रचना के अनुसार वाक्य भेद। ठीक है, तो बच्चों रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है सरल या साधारण वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस, दूसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा संयुक्त वाक्य यानी कि कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, देखो तो पहले देखिए यहाँ पे सरल या साधारण वाक्य। ठीक है, तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि बच्चों पक्षी उड़ता है, बालक पढ़ता है, रमा जाती है। ठीक है, तो इन वाक्यों में पक्षी, बालक, रमा उद्देश्य तथा उड़ता है, पढ़ता है, जाती है विधेय है। तो देखा बच्चों एक ही उद्देश्य एक ही विधेय है। ठीक है, अब दूसरा देखो मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और उस पर आश्रित एक या अधिक अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। देखिए बच्चों जैसे कि मैंने सुना है कि दिनेश स्टेशन पहुंच गया है। ठीक है, इसमें 2 वाक्य हैं। फिर देखो मैंने सुना है, ये बच्चों प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, तथा देखो यहाँ पे कि दिनेश स्टेशन, अब दिनेश स्टेशन पहुंच गया है, ये आश्रित उपवाक्य। देखा आपने, इसमें 2 वाक्य है। ठीक है, अब देखो तीसरा है इसमें बच्चों संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से योजक द्वारा मिले हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों राम ने पढ़ा और योगेश ने लिखा। ठीक है, फिर मोहन वहां गया और सोहन से मिलकर आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये था हमारा पाठ। इसमें हमने वाक्यों को अच्छे से बच्चों उनको उनके सभी रूप को और उसे विस्तार पूर्वक अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप इनके अभ्यास के प्रश्नों को कीजिए और इसे एक बार फिर से दोहराइए। ठीक है, बाय।